नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज वीडियो काफ़ी लेट हो गई दोस्तों। एक्चुअली कल रात में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। मैं कल काम से ही लौट के आज सुबह 8 बजे आया, फिर सो गया, लेट उठा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। तो रियली सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है। ओके, कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के अगेंस्ट नए नए क्लेम लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान। होता है ना कि आपने चोरी की हो तो अपने आप को बचाने के लिए आप दूसरे को चोर चिल्लाना चालू कर दो, खासकर जिससे आपने चोरी की है उसी को चोर चिल्लाना चालू कर दो। तो यही पाकिस्तान यहां पे कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक क्लेम करता है, करवाता है, लेकिन पूरी दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, खासकर यूएनएससी में जा जाके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई इंडिया हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करवा रहा है, इंडिया की एजेंसी रॉ टेररिस्ट अटैक करवा रही है। तो ये क्या बातचीत यहाँ पे चल रही है, इसको देखेंगे। फिर भाई डेरोगेटरी पोस्ट को लेके सीबीआई ने 15 केसेस लॉन्च किए हैं, खासकर वो डेरोगेटरी पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज या गवर्नमेंट मिनिस्टर के अगेंस्ट किए गए 2019 से लेके अब तक। तो ये क्या डाटा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर तमिलनाडु और कर्नाटका का जो वाटर डिस्प्यूट है पेनेयार रिवर को लेके, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने दिए केंद्र की सरकार को, ये इशू के बारे में बात करूंगा। जीआई टैक्स से रिलेटेड एक न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स से रिलेटेड एक्चुअली 2 न्यूज़ है, जो कि बेपुर उरू नाम की बोर्ड की भी यहाँ पे बात की गई है। और जीआई टैक्स टोटल कितने हो चुके हैं इंडिया के अंदर, केरला के पास कितने हैं, कौन कौन से रिसेंट एलोकेट हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात बताऊंगा। फिर जो स्पेस फोर्स बनाई थी यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, उसकी एक ब्रांच साउथ कोरिया में लॉन्च की गई है। तो ये क्या है, इसको समझेंगे। ओवरऑल साउथ कोरिया के अंदर यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा के नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया को एक प्रकार का आप कह लो चैलेंज दे रहा है, खासकर साउथ कोरिया को थोड़ा सा स्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा है। ये सारी की सारी न्यूज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो करंट अफेयर्स में आज ठीक ठाक न्यूज़ है और एडिटोरियल में भी आज अच्छी न्यूज़ है। एक तो एडिटोरियल ये है कि कैसे तमिलनाडु को 2030-31 तक, या कह लीजिए 33-34 तक, या कह लीजिए 35-36 तक, ये सारे सिनारियोज दे रखे हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जा सकता है। क्लाइमेट रिजिलियंस से रिलेटेड एक आर्टिकल है, सेंसस से रिलेटेड एक आर्टिकल है, पॉलिटिकल एक्ट इन द मीटिंग, इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस, सोलर पावर, ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करिएगा यूट्यूब के एल्गोरिदम में प्रमोशन के लिए। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, शूट फ्रॉम द हिप। शूट फ्रॉम द हिप मतलब ब्लंटली, रैशली कुछ भी बोल देना, मतलब आपने बोलने से पहले ज़्यादा सोचा समझा नहीं, कुछ भी बोल दिया। तो देखिए सेंटेंस में यूजेज क्या है, डोंट फील अबाउट व्हाट ही सेड, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ शूटिंग फ्रॉम द हिप बट ही मीन्स नो हार्म। मतलब वो कुछ भी बड़बोलापन में बोल देता है, बट एक्चुअली मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बट हाँ शूटिंग फ्रॉम द हिप, बड़बोला है, कुछ भी बोल रहा है, ब्लंटली बोल रहा है, रैशली बोल रहा है, बिना सोचे समझे। ठीक है, पहली न्यूज, जीएस पेपर 3 डिजास्टर्स, हुज ट्रेजेडी क्लेम्स सेवरल लाइव्स इन बिहार। तो भैया ड्राई बिहार, ड्राई बिहार मतलब वहां पे दारू बेचना खरीदना अलाउड नहीं है। सारण डिस्ट्रिक्ट में हुच ट्रेजेडी हुई है। अब आप बोलोगे कि सर ये हुच का मतलब क्या होता है, तो ये होती है इलिसिट लिक्वर, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज जो कि अनलाइसेंस्ड कंडीशन में बेची जा रही है। तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, हो सकता है वो फिट फॉर कंजम्पशन ना हो। देसी दारू पी के बहुत सारे लोगों की मरने की खबर अक्सर कर हमको आती रहती है अलग अलग राज्यों से, बिहार से थोड़ी ज्यादा आती है। तो अल्कोहल क्या है, देखिए टेक्निकली अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं शुगरी और स्टार्ची सब्सटेंसेस के फर्मेंटेशन से। जैसे जैसे ओवरऑल अल्कोहल का कंसंट्रेशन एक बेवरेज में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो उतनी ही नशीली होती जाती है। ठीक है ना भाई। तो बियर, रम, वोडका, वाइन, इन सब में अलग अलग अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, जिसको आप बोलते हो इथेनॉल। ठीक है ना, ये आप कह लो एडिबल होता है, इससे आपकी मौत नहीं होगी। हाँ सर झूमने लगेगा, वो मजा सा आने लगेगा। अभी शराब का मजा आपको, मतलब जो लोग पीते हैं उनको पता है। वैसे तो मैं बोलूंगा कि कभी मत पीना, बहुत बेकार वाहियात चीज़ है। एक बार आदत पड़ जाएगी तो रोज पियोगे बैठ के, लीवर खराब होगा अलग, पैसे खर्च होंगे अलग, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो कभी भी इस प्रकार की चीज़ें करो मत। और ये कितनी खतरनाक है, ये इस प्रकार की न्यूज़ से आपको पता चल सकता है। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कोई भी ऐसी अल्कोहलिक बेवरेज जो अनलाइसेंस्ड कंडीशन में बेची जा रही है, सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ओवरऑल कुछ और केमिकल्स उसमें मिला दिए गए हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मिक्सचर मिला दिया जाता है इथेनॉल और मीथेनॉल का, और ओवरऑल कुछ लोग सोचते हैं कि मीथेनॉल पियोगे तो आपकी पोटेंसी बढ़ेगी, आपका कह लो फर्टिलिटी वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मीथेनॉल इज हेविली टॉक्सिक। मिथाइल अल्कोहल आपने कंज्यूम कर लिया ना, 10 ml से आपको अंधापन हो सकता है, 30 ml से आपकी मृत्यु हो सकती है 10 से 30 घंटे के अंदर। और इथाइल अल्कोहल की तरह ही होती है वो टेस्ट और स्मेल में। इथाइल अल्कोहल से मरोगे नहीं भाई, मिथाइल अल्कोहल तो आपको मार भी देगी एक बार को। तो ये जो थर्ड क्लास सब स्टैंडर्ड इस तरीके की जो लिक्वर बनती है ना, इनको आप बोलते हो हूच। और इसी की वजह से आप कह लो कि
20 लोग अलग अलग विलेजेस में मरे हैं। सारण डिस्ट्रिक्ट में 6 विलेजेस यहाँ पे मरे हुए पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 डेथ्स यहाँ पे कंफर्म किए, हालांकि सुनने में आ रहा है कि टोटल 20 डेथ्स हुई हैं। ओवरऑल मसराक, मरहौरा, अमनौर, ईश्वरपुर ब्लॉक्स ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि सरन डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ये मौत की खबर निकल के आई है। 2016 से बिहार एक ड्राई स्टेट है, वहाँ की सरकार ओवरऑल दारू अलाउ नहीं करती है। और कहीं ना कहीं ये डिसीजन बहुत पॉपुलर है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर गरीबी है, भुखमरी है, तो जो घर के मर्द हैं वो दारू पी के आते हैं, अपनी घर की औरतों को मारते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं, बैठ के शराब के नशे में पड़े रहते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में वुमेन एम्पावरमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा डिसीजन था ये इलिसिट लिक्वर को बैन करना। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इनफैक्ट बिहार में इलिसिट लिक्वर के साथ लिक्वर भी बैन है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भाई बात ये है कि इलीगल तरीके से स्मगलिंग शुरू हो गई। ये जो ह्यूज ट्रेजेडीज हैं, ये सब तरीके की चीज़ें शुरू हो गई, क्योंकि क्या है, लीगली आप लिक्वर बेच नहीं सकते हो। लीगली लिक्वर बेचोगे तो वो रजिस्टर्ड होगी, लाइसेंस्ड होगी। अभी लाइसेंस लिक्वर बिक नहीं रही, इलीगल चैनल से इस प्रकार की फर्जी सब स्टैंडर्ड सस्ती लिक्वर बेची जाती है, जिससे ओवरऑल यहाँ पे लोगों की जान वगैरह जाती है। अगर आप देखो तो जब से बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 लगाया बिहार की राज्य सरकार ने, तब से अब तक ये इलीगल लिक्वर की सेल में 3.5 लाख लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। 7 लाख लीटर से ज़्यादा इलीगल लिक्वर यहाँ पे सीज की जा चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जनवरी टू नवंबर दिस ईयर 2022 में 170 लोग अपनी जान खो चुके हैं बिहार के अंदर अकेले, ये इलिसिट लिक्वर को पीने की वजह से। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। अगली जीएस पेपर 2 लॉ एंड ऑर्डर, सीबीआई लॉस्ट 15 केसेस ऑफ डेरोगेटरी पोस्ट सिंस 2019। तो भैया 2019 से नवंबर 2022 तक सीबीआई ने 15 केसेस रजिस्टर्ड किए हैं। किसके? आपके डेरोगेटरी पोस्ट से रिलेटेड। क्या होता है, कई बार सोशल मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अगेंस्ट, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हो गए, इन सब के ऊपर उल्टे सीधे पोस्ट वगैरह आते रहते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए भाई, अगर कोई अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में, ठीक है ना, पब्लिक ड्यूटी में इस प्रकार की ब्लेम गेमिंग को सहेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो डेरोगेटरी पोस्ट अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी की तरफ भेजते हो, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट आपने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट उल्टा सीधा लिख दिया, तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। अब नवंबर 2020 में सीबीआई ने 12 केसेस को अपने पास लिया था साइबर क्राइम यूनिट ऑफ अमरावती पुलिस से। ये केसेस किससे रिलेटेड थे? तो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने अमरावती की पुलिस से बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ जजेस को इंटेंशनली टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उनके ऊपर अब्यूजिव कमेंट्स फेंके जा रहे हैं। तो केस रजिस्टर किया था अमरावती पुलिस ने, इसकी इंक्वायरी ट्रांसफर कर दी गई सीबीआई को। और ओवरऑल आप देखो तो 2019 से नवंबर 2022 तक 15 केसेस सीबीआई रजिस्टर कर चुकी है डेरोगेटरी पोस्ट से रिलेटेड। मतलब एक प्रकार का हेट क्राइम है ये, कि आपको किसी दूसरे का काम करने का तरीका नहीं नजर आया तो आपने उसको बड़बोलापन, उल्टा सीधा कुछ भी धमकी दे डाली या उसके अगेंस्ट कुछ भी लिख डाला। तब प्रॉब्लम यह है कि इंडियन पिनल कोड में कहीं पे भी कोई भी ऑफेंस सीधे सीधे हेट क्राइम को मेंशन नहीं करता, ठीक है ना। और ना ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कोई डाटा मेंटेन करता है हेट क्राइम के अंदर। क्योंकि हेट क्राइम में क्या है, अब मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे कोई दूसरा इंडिविजुअल पसंद नहीं आया, मान लो मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोशल मीडिया पे उसको कुछ भी लिख दूँ, वो मैं लिख नहीं सकता। देखिए, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू, क्योंकि वो जो पब्लिक फंक्शनरी है वो भी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में नियम कानून के हिसाब से चल रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर मैं कुछ भी उसको उल्टा सीधा लिखता हूं तो दिस इज नॉट अलाउड। उस केस में मेरे खिलाफ केस बुक किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। हाँ, अब एग्जैक्टली इसमें कौन सा इंडियन पिनल कोड लागू होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिख दिया है। कोई स्पेसिफिक हेट क्राइम से रिलेटेड इंडियन पिनल कोड हमारे संविधान में नहीं है। और ज्यादातर केसेस में इस प्रकार की चीजों को पुलिस देखती है। देखिए, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट्स हैं 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राज्य की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड फॉर प्रोसिक्यूटिंग क्रिमिनल्स। तो इस प्रकार के हेट क्राइम्स जो हैं, इसके रिस्पेक्ट में भी राज्य की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। केंद्र की सरकार समय समय पे राज्यों को एडवाइजरी इशू करती रहती है कि किस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीका फॉलो करना है, और सीबीआई भी प्ले में आ सकती है। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इन सब के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो उस केस में अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है तो सीबीआई भी केस बुक कर सकती है। सीबीआई प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लोकपाल को भी असिस्टेंस सीबीआई ही देती है। सीबीआई काम करती है अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अगर आप देखो तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको मॉनिटर करता है।
इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिया में कौन सी एजेंसी है? सीबीआई। सीबीआई कब बनाई गई थी? संथनम कमेटी बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर 1962 से 1964 में, उसके रिकमेंडेशन पे सीबीआई बनाई गई थी। सीबीआई को ताकत मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर। इसका कन्विक्शन रेट हाई है, जितने केस सीबीआई बुक करती है 65 से 70% केसेस में कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन मतलब मिलॉर्ड करके सजा सुनाई जाती हो और जो पर्टिकुलर पर्सन है वो गिल्टी पाया जाता है। अब देखिए, तमिलनाडु और कर्नाटका में एक विवाद चल रहा है। विवाद किस बात को लेकर चल रहा है? पेन्नयार जो नदी है उसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर्टिकुलर मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पेन्नयार नदी नजर आ रही है। ईस्ट फ्लोइंग नदी है, इसका सोर्स है नंदी हिल्स कर्नाटका से, गिरती कहाँ पे जाके? बे ऑफ बंगाल तमिलनाडु में। इसको थेनपेन्नई रिवर या साउथ पेन्नार नदी भी कहा जाता है। कर्नाटका तमिलनाडु से बहती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है चिन्नार, मरकदेय, वनियार, पंबार। ठीक है ना भाई? इसके चारों तरफ नॉर्थ वेस्ट साउथ में ईस्टर्न घाट्स की रेंजेस हैं। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, कृष्णगिरी डैम इसके ऊपर है, संतनूर डैम इसके ऊपर है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है पोन्नयार रिवर से रिलेटेड, आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज में इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, ये आप सब जानते हो। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नदी के पानी को लेके तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक विवाद चल रहा है। आपको पता है कि चूंकि ये नदी ओरिजिनेट कर्नाटका से होती है और डाउन स्ट्रीम में आता है आपका तमिलनाडु, तो जो स्टेट अपस्ट्रीम है अगर वो पानी ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो डाउनस्ट्रीम स्टेट के पास नेचुरली कम पानी पहुंचेगा। तो इसीलिए यहां पे तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है और कर्नाटका के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि कर्नाटका डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से इस नदी के पानी को इस्तेमाल कर रहा है और इससे तमिलनाडु के लोगों के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तमिलनाडु ने सबमिट किया, जो कि सही भी है, कि इंटरस्टेट नदी का पानी नेशनल एसेट होता है और नेशनल एसेट के ऊपर किसी एक सिंगल स्टेट की नहीं चलेगी, सब स्टेट्स का इक्विटेबल यूज होना चाहिए। अब क्या हुआ, कर्नाटका ने ओवरऑल बहुत से चेक डैम्स बना दिए हैं पोन्नयार नदी के पानी के ऊपर, जिसके चलते बहुत हद तक पानी का यूटिलाइजेशन कर्नाटका की साइड पे बढ़ गया है। तो तमिलनाडु की शिकायत है कि भाई इन चेक डैम्स के चलते तमिलनाडु में इनफ अमाउंट में पानी नहीं पहुंच पाता और इसके लिए केस 2018 में ही दायर कर दिया था तमिलनाडु ने। अब ऑब्वियस ही बात है, जब इंटर स्टेट रिवर के रिस्पेक्ट में नेगोशिएशंस होंगे तो दो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो केंद्र की सरकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन्हीं दो प्लेयर्स के पास इतनी ताकत है कि वो कुछ हद तक नेगोशिएशन करा सकते हैं दो पार्टी के बीच में। हाई कोर्ट भी यहाँ पे उतनी ताकत नहीं है, वरन नहीं है, क्योंकि कर्नाटका की अलग हाई कोर्ट है, तमिलनाडु की अलग हाई कोर्ट है। तो या तो भाई सुप्रीम कोर्ट प्ले में आएगा या सरकार प्ले में आएगी। गवर्नमेंट प्ले में आएगी तो या तो वो निगोशिएशन करवाएगी या फिर एक इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल खोल देगी। अब इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो केंद्र की सरकार ने बोला है कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चीजों को रिजॉल्व करने के लिए एक निगोशिएशन कमेटी बनाई गई। इस निगोशिएशन कमेटी में काफी बातचीत भी हुई है, लेकिन इस बातचीत से कोई भी आउटकम निकल के आ नहीं रहा है। तो केंद्र की सरकार यहां पे ये सबमिट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि चूंकि निगोशिएशन कमेटी से कुछ नहीं निकल के आ रहा है तो एक वर्डिक्ट देना पड़ेगा और वर्डिक्ट के लिए एक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो दोनों राज्यों की जो भी परेशानियां हैं पोन्नयार रिवर से लिमिटेड उनको सुनेगा और अपना जजमेंट देगा। अब इस प्रकार के ट्राइब्यूनल्स वगैरह को बनाओ तो जजमेंट आने में 3-4 साल लग जाते हैं, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है ये, और उतने समय तक फिर डिस्प्यूट ही रहता है दो राज्यों के बीच में कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा। अब तमिलनाडु एक 1892 के एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा है कि भाई पोन्नयार नदी से रिलेटेड जो भी पानी है ना वो अलग अलग राज्यों में कितना जाएगा उसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड तरीके से डिस्कशन होना चाहिए। तमिलनाडु का ये बोलना है कि कर्नाटका ने बिना कुछ बताए, बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन दिए, बिना डिटेल्स को फर्निश किए नई स्कीमें बना दी, नए प्रोजेक्ट्स बना दिए, नए चेक डैम्स बना दिए और इनकी वजह से पानी इस समय पे कर्नाटका की साइड पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब आज की डेट में देखिए एक कॉमन प्रॉब्लम कर्नाटका तमिलनाडु सब में है, आबादी बढ़ रही है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, रिवर का पानी आगे आने वाले में समय में सोने के बराबर होने वाला है। अब ऐसे केसेस में जहां से नदी बह रही है वो स्टेट पानी की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, बट नेचुरल है कर्नाटका वही कर रहा है, तमिलनाडु अपोज कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट क्या देता है। केंद्र की सरकार ने सबमिट किया है कि हम एक इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना देंगे। अब जब बात आती है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की तो आर्टिकल 262 प्ले में आता है। ये बात करता है एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की। इसके दो प्रोविजंस हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। मतलब पार्लियामेंट लॉ बना के ओवरऑल इंटरस्टेट रिवर के रिस्पेक्ट में दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में नदी का पानी कितना यूज होना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में नियम कानून बना सकता है। फिर
पार्लियामेंट ये भी बता सकता है कि नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। देखिए क्या है कि मान लो कोई दो स्टेट्स अपना मैटर को लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो एक्चुअली में पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जुरिडिक्शन हटा के एक स्पेसिफिक डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना सकता है, फिर वो केस देखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस लड़ रहे हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट सरकार कुछ नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कानून बना के एक अलग से डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना सकता है और फिर सारा का सारा इशू डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के पास चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकली इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को पार्लियामेंट अगर एडजुडिकेट करेगा तो इट विल एडजुडिकेट थ्रू इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, और तब अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन हटा सकता है। हाँ, अगर पार्लियामेंट सरकार बोलती कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ मर जाओ तो एक अलग बात है। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो सरकार ने इनैक्ट कर रखा, केंद्र की सरकार ने रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो जो रिवर बोर्ड एक्ट है वो क्या बोलता है कि भाई इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज की डेवलपमेंट के लिए रिवर बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाएगा, और ये रिवर बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके साथ साथ अगर आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट की बात करो तो वो केंद्र की सरकार को ताकत देता है कि एक एड हॉक ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। तो मतलब इसी पर्टिकुलर ताकत के तहत जो कि केंद्र की सरकार को मिली है अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, यहाँ पे केंद्र की सरकार बोल रही है कि पोनियार नदी के विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए हम एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना देंगे, जो कि पोनियार रिवर के रिस्पेक्ट में सारी की सारी रिसर्च करेगा और ओवरऑल फाइनल तरीके से फिर डिसीजन देगा। आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे, जीएस पेपर 3 जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सॉर्ट फॉर केरलास लेजेंडरी बेपुर उरू। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है कोझिकोड का, इसने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए अप्लाई किया है फॉर द फेमस बेपोर उरू। बेपोर उरू एक बोट है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये एक वुडन ढो है, वुडन डग्गी टाइप की है, सेलिंग बोट है। इसको स्किल्ड आर्टिसन बनाते हैं कारपेंटर्स बेपुर कर्नाटका में। अभी के लिए क्या है कि जो भी इसके कारपेंटर है ना वो 50 से 70 साल के हैं, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल इस बोट को बनाने की टेक्नोलॉजी अपने फादर से सीखी थी, उनके फादर्स को उनके फादर्स ने सिखाई थी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदली है ना कि ओवरऑल बोट्स को बनाने के लिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम के लिए बड़ी बड़ी आप कह लो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो इस प्रकार की बोट्स को अब सी ट्रेवल के लिए ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है वो ओवरऑल चेन्नई में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में बेपुर उरुस को यहाँ पे रजिस्टर करवाया है। रीजन बीइंग कि केरला के ट्रेड रिलेशंस और फ्रेंडशिप का एक रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियस ही बात है आज की डेट में इस लकड़ी की ढो को बना के कोई समुंदर में ट्रेवल करने वाला नहीं है, लेकिन एक समय पे ट्रेड और ट्रेवल किस प्रकार से होता था केरला से, और केरला के अंदर क्या मास्टरी थी लोगों के पास इस प्रकार की बोट बनाने की, इसको तो हमें याद करना जरूरी है ना, इसको तो प्रिजर्व करना जरूरी है ना। इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आप कह लो दिया जा रहा है यहाँ पे बेपुर उरू को। एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन काउंसिल कोझिकोड ने अप्लाई किया है, मोस्ट प्रॉब्ली इनको मिल ही जाएगा। तो ये जो उरू नाम की बोट है ना, ये प्रीमियम वुड की बनी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुराने समय में ट्रेडिशनल तरीके से इसी प्रकार से बोटों को बना के समुद्र के ट्रेवल पे निकला जाता था। 1 से 4 साल लगते हैं एक उरू बोट को बनाने के लिए, पूरी तरीके से मैनुअल काम लगता है। लगभग 40 वर्कर्स मिलकर काम करेंगे 1 से 4 साल तक, तब एक ऐसी बोट बनेगी। अगर आप देखो तो जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने वो ये बताते हैं कि जो बेपुर नाम की जगह है ये एक लेजेंडरी मैरीटाइम हब हुआ करता था ट्रेडर्स के लिए। दुनिया भर के ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे, और उस समय पे कोई स्टील की बोटें थोड़ी ना बनती थी, उस समय पे लकड़ी की ही बोटें बनती थी। तो आइकॉनिक उरू शिप्स उस समय पे बहुत हाई डिमांड पे थे। 2000 साल तक इन उरू के ऊपर ट्रेड किया है इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने। समुद्र में किससे जाते थे? इन्हीं लकड़ियों की डुग्गियों से जाते थे। और इनके जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है ना जो इन बोट्स को बनाते हैं, उनको आप बोलते हो खालसीस। पाइनियर्स हैं आप कह सकते हो शिप बिल्डिंग में। बहुत ही जबरदस्त और स्टर्डी और एक्सक्लूसिव किस्म की ये बोट है। अरब ट्रेडर्स तो स्पेसिफिकली इस बोट को खरीदा करते थे, पैट्रन्स थे वो इस वेसल के, ठीक ठाक पैसा खत्म करते थे वो। 4 साल लगता था एक ऐसी ढो को बनाने में, 40 खलसीज लगते थे। नीलांबुर फॉरेस्ट से स्पेशल टीक की लकड़ी काटी जाती थी जिससे पर्टिकुलर बोट बनाई जाती थी। 2000 साल तक इस प्रकार की बोट्स को ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज की डेट में तो खैर जिस लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट केरला के हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को याद करने के लिए इस प्रकार की बोट्स को जीआई टैग के थ्रू प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, जो कि किया जा रहा है। अब अगली न्यूज़ ये है कि केंद्र की सरकार ने नए 9 जीआई टैग्स एलोकेट किए हैं। टोटल जीआई टैग्स जो कि एलोकेटेड है वो हो चुके हैं 432।
तो जो नए नए आइटम्स दिए गए हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिनको दिया गया है, कौन कौन से हैं? गमोचा ऑफ आसाम, तंदूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना, राग टैक्सी कार्पो एप्रिकेट ऑफ लद्दाख, अलीबाग व्हाइट ओनियन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये 4 मेन नाम है। टोटल 9 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। अगर आप देखो तो केरला को 5 जीआई टैग्स दिए गए हैं उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। इससे जो टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स दिए गए हैं वो हो जाते हैं इंडिया में 432। जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीआई टैग अपने पास रख रखे हैं वो हैं कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर ये केरला। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। कर्नाटका और तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, उसके बाद आता है केरला का नंबर 35 जीआई टैग्स, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर 34 जीआई टैग्स, फिर महाराष्ट्र का नंबर 31 जीआई टैग्स। तो टॉप 5 कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। केरला को चूंकि 5 जीआई टैग्स मिल गए इस बार, तो थोड़ा वो इस बार न्यूज़ में आ गया। अब जीआई टैग से होता क्या है? बेसिकली जीआई टैग से क्रॉस कल्चरल सोसाइटीज को एक बूस्ट मिलता है। ये जो जीआई टैग्स हैं ये एक बूस्ट देते हैं, क्रॉस कल्चरल सोसाइटीज को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना भाई। जो डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग राज्य के उनको मार्केट करते हैं, क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसको प्रॉपर मार्केटिंग, आप कह लो एक चैनल मिलता है, उस मार्केटिंग के थ्रू पूरे देश भर में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडवर्टाइज होता है, मार्केट होता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना भाई। गवर्नमेंट ने जीआईस को प्रमोशन दिया है, बेसिकली 75 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में खर्च किए हैं सरकार ने अवेयरनेस फैलाने के लिए। मतलब ओवरऑल जीआई ये जो टैग है ना इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार ने खर्चा किया। सरकार चाहते हैं कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो यूनिक, जो नेचुरल, जो न्यूट्रिशियस है, जो भी कह लो वहाँ की जो एस्थेटिक कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सामने आए और जीआई टैग की डिमांड करें। तो अगर उनको जीआई टैग सरकार देती है तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसी पर्टिकुलर जगह के रिस्पेक्ट में एक मोनोपोली से मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं उसकी सैंक्टिटी को, उसकी स्पेशल यूनिकनेस को प्रिजर्व करके रखेगी, ठीक है। ये जो जीआई का मैकेनिज्म है इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है इट इज यूज्ड टू डोनेट द जोग्राफिकल टेरिटरी फ्रॉम वेयर अ प्रोडक्ट बीट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नेचुरल प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड कन्वेज द एश्योरेंस, क्वालिटी, डिस्टिंक्टिवनेस एंड एट्रीब्यूट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर के सेब, अभी कश्मीर के सेब अभी मान लो महाराष्ट्र के पहाड़ों में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे उगने वाले अगर कोई सेब बेचे जाएं कश्मीर के सेब बोल के, तो फिर वो वाली बात नहीं रहेगी ना। कश्मीर के सेब मतलब एक्चुअली में वो कश्मीर में उगा हुआ होना चाहिए तो बात आती है। तो ओवरऑल कश्मीर का शायद जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इस बात की श्योरिटी रखेगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये उसी जोग्राफिकल टेरिटरी से आ रहा है जिसका इसको जीआई टैग मिला है, इसकी वही नेचर है, वही क्वालिटी है, उसी प्रकार से मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब क्वालिटी एश्योर्डनेस मिलेगी लोगों को। तो लोग भी बिना घबराए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और जिस जगह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी के पास मोनोपोली होगी उस नाम से उसे बेचने की। अगर आप देखो तो इंडिया ने एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ बनाया है, पास किया है जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जो इफेक्ट में आया 15 सितंबर 2003 को। इसके अंदर बनाई गई एक जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि एडमिनिस्टर करती है जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को। ये किसके अंदर आता है? डायरेक्टली कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। तो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्संस, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी इस पर्टिकुलर जीआई रजिस्ट्री के अंदर ओवरऑल एप्लीकेशन डाल सकती है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क उस एप्लीकेशन को प्रोड्यूस करेगा और उसके बेसिस पे बताया जाएगा कि हाँ भाई आपको जीआई टैग दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। एक नॉमिनल फी आपको उसके लिए देनी पड़ेगी। इंडिया के बहुत से प्रोडक्ट्स को ये जीआई टैग दिया गया जैसे बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, मैसूर सिल्क, चंदेरी फैब्रिक, कुल्लू शॉल वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। फिर अगली न्यूज़, अहेड ऑफ यूएनएससी सेशन पाकिस्तान रेजेस क्लेम्स अगेंस्ट इंडिया। तो भैया इस समय पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब यूएस में, जिसको भी फॉरेन घूमने का शौक है वो आईएफएस की तैयारी करिए। कल की डेट में आप फॉरेन सेक्रेटरी या कहीं गलती से फॉरेन मिनिस्टर बन गए तो इतने देश जाओगे और इतने ज़्यादा एलीट और वीआईपी तरीके से जाओगे कि मज़ा ही आ जाएगा। नॉर्मल कर केसेस में जब आप ब्यूरोक्रेट होगे, ठीक है, तो फॉरेन ट्रेवल का मज़ा ही अलग होता है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे मेरे आपके जैसे लोग, आम आदमी जो अभी प्रॉपर तरीके से एक ऑफिसर रैंक पे नहीं आए हैं, अगर वो फॉरेन ट्रेवल करते हैं टूरिज्म के लिए तो क्या है, आपको नॉर्मल ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। उस ब्लू पासपोर्ट पे आपको नॉर्मल लाइन से लग के जाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा आपके पास। मतलब ठीक है, आप नॉर्मल आदमी हो तो नॉर्मल आदमी की तरह लाइन से लग के, क्यू से लग के निकल जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आप बनोगे
एक ब्यूरोक्रेट, तो ब्यूरोक्रेट में मिलेगा आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आपका अपना अलग पासपोर्ट जिसका कलर भी अलग होगा और उसमें ट्रीटमेंट वीआईपी होगा, किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं। जब किसी दूसरी कंट्रीज में पहुंचोगे तो प्रॉपर तरीके से रेड कारपेट आपको लोग मतलब रिसीव करने आएंगे। मतलब आप समझ रही हो ना, एक अलग ही भोकाल, एक अलग ही ऑरा होगा। तो इस कंटेक्स्ट में जिसको विदेश वगैरह घूमने का शौक हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए अप्लाई करें, बहुत मौका मिलेगा। चलिए वापस आ जाते हैं। अब क्या है, जयशंकर साहब हैं आपके यूएसए में, ठीक है ना, टेररिज्म को लेके वहाँ पे मीटिंग वगैरह होने वाली, इस समय पे यूएनएससी की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। अब इस बीच में अगर आप देखो तो पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी न्यूयॉर्क में, वो G77 की मीटिंग अटेंड करने गया है। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां मिलता है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अगेंस्ट उल्टी सीधी बकवास करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने रिसेंटली ये बोला है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को एक डॉजियर सबमिट करना चाहते हैं, जिस डॉजियर में ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि जो इंडियन एजेंसीज हैं, रॉ जैसी, एनआईए जैसी, इन्होंने 2021 में लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। मतलब अब ये इंडिया को सीधे सीधे एलिज कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट्स, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच, प्रिंसिपल्स एंड वे फॉरवर्ड, इस पर्टिकुलर ब्रीफिंग को इंडिया चेयर कर रहा है। खुद जयशंकर साहब गए हैं वहां पे ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इस बीच में पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क में अपने दूसरे ही निर्धारित प्रोपेगेंडा को फैला रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान, इसने ये बोला है कि हमने बहुत से रेड वारंट इशू किए हैं इंटरपोल के माध्यम से, जिसमें बहुत से नंबर ऑफ इंडियंस के अगेंस्ट हमने अरेस्ट वारंट निकाला है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक करवाते हैं। मतलब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर ये खार ये बोल रही है कि हमने इंटरपोल के थ्रू रेड वारंट इशू करवाया है इंडियंस के अगेंस्ट, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक करवाए हैं, और ये टेरर अटैक चाइनीज नेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको ये लोग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, वहाँ पे लोग पाकिस्तान के लोगों से खुश नहीं। अभी रिसेंटली सर्वे करवाई गई थी, बोला गया था 50% लोग वहाँ रहना ही नहीं चाहते। फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, आपका बलूचिस्तान का इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस प्रकार के ग्रुप्स एक्टिव हैं, और ये जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं उसका पूरा का पूरा बीड़ा जिम्मा पाकिस्तान इंडिया के ऊपर झोंक देता है। और अब तो पाकिस्तान ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, दुनिया भर के जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पे इंडिया को मिलाइन करता घूम रहा है। मतलब वही बात हो गई ना कि मैं तुमसे चुराऊंगा और जिससे मैंने चुराया है उसी के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। तो ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे अपना ही अलग प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इंडिया यहाँ पे बातचीत कर रहा है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म होना चाहिए। 1996 में प्रपोजल दिया था। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब है कि आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच में सेग्रीगेशन मत करिए। टेररिज्म टेररिज्म होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, चाहे वो किसी कंट्री को बेनिफिट कर रहा हो, चाहे ना कर रहा हो। मतलब आज की डेट में तालिबान यूएस को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन एक समय पे यूएस ने तालिबान का इस्तेमाल किया सोवियत यूनियन को हटाने के लिए, तब वो गुड टेररिस्ट थे, आज वो बैड टेररिस्ट हो गए। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं चल पाएगा। आपको एक सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देनी पड़ेगी टेररिज्म की। इस बात को लेके इंडिया बहुत लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस में अपनी दलील सामने रख रहा है। पाकिस्तान का ये बोलना है, देखिए इस बार क्या हुआ है कि इंडिया ने 5 पाकिस्तानी लीडर्स लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 टेरर डेजिग्नेशन कमेटी में लिस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। उसके बाद पाकिस्तान की मिनिस्टर हिना रबानी खान क्या बोल रही है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक कंडक्ट किए इंडिया ने पाकिस्तान की धरती पे, ये तो पॉलिटिकल गेन्स के लिए किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोल रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर 1200 टेररिस्ट अटैक के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस है नहीं, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली लाहौर के जलौर टाउन जून 2021 में जो कार बॉम्बिंग हुई है, इसमें रॉ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया पाकिस्तान ने। बोला कि इंडियन, अफगानिस्तान, बहरीन और कैनेडियन सिटीजन 17 लोगों को इस्तेमाल किया गया, इंडिया ने $8,75,000 खत्म किए इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। इस प्रकार की बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। यूएस मिलिट्री ने एक स्पेस यूनिट बनाई है नॉर्थ कोरिया से थ्रेट्स के बीच में। देखिए क्या है, साउथ कोरिया को एश्योरेंस देने के लिए यूएस ने एक स्पेस फोर्स यूनिट बना दी है साउथ कोरिया के अंदर, और इस स्पेस फोर्स यूनिट के थ्रू जो इमीडिएट बैकयार्ड में नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया है, इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाएगा यूएस। तो यूएस स्पेस फोर्सेस कोरिया का ये यूनिट बनाया गया ओसान एयरबेस सियोल, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है वहां पे। ओके, अभी क्या है, नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली
एक बैराज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की, और ओवरऑल इन मिसाइल्स के ऊपर कैपेबिलिटी है कि यूएस मेन लैंड को भी अटैक कर सकती हैं, साउथ कोरिया, जापान सबको अटैक कर सकती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अब यहाँ पे साउथ कोरिया ऑब्वियस सी बात है थोड़ा नर्वस है। उसके नर्वसनेस को दूर करने के लिए यहाँ पे स्पेस फोर्स यूनिट सियोल में बना दिया यूएस ने। ये यूनिट बिलोंग करती है यूएस स्पेस फोर्स को। यूएस स्पेस फोर्स बनी थी दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, ठीक है ना। आप कह सकते हो यूएस मिलिट्री सर्विस एक नई बनी है पिछले 70 साल में, पहली यूएस स्पेस फोर्स, ठीक है। ये जो स्पेस फोर्स है ये यूएस के इंटरेस्ट को स्पेस में बचाएगी, सिविलियन और मिलिट्री, नेविगेशन, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन सब में। यूएस का बोलना है, एक्चुअली पेंटागन की रिपोर्ट आई थी जिसने बोला था कि रशिया और चाइना ने मेजर एफर्ट्स लिए हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए जो अमेरिकन और अमेरिका के अलाइड स्टेट्स की सैटेलाइट्स को ध्वस्त कर सकते हैं कि इमरजेंसी के समय पे। तो ऐसे चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए यूएस ने अपनी खुद की एक स्पेस फोर्स बना ली। तो यूएस की स्पेस फोर्स यूएस में तो ऑपरेट करती है, इसकी एक यूनिट यूएस स्पेस फोर्सेस कोरिया भी यहाँ पे बन गई है, ठीक है ना। कोरिया डिफेंस स्टडी फॉर्मल का क्या बोलना है? US Space Force was created to bring together diverse surveillance assets, including space-borne satellites, in one organization to manage and develop them in an effective, systematic manner. Its unit in South Korea would like to work like a field unit, while the other in the Indo-Pacific Command would be its headquarters. ठीक है भाई। तो अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स और कोरिया रेगुलरली अपने मिलिट्री ड्रिल्स को एक्सपेंड करते हैं, अपनी कंबाइंड डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया अक्सर कर धमकी देता रहता है कि अगर किसी भी प्रकार का पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे। यूएस और साउथ कोरिया के अगेंस्ट यूएस साफ साफ बोल रहा है कि अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा रिजीम का अंत हो जाएगा। तो ये धमकी वगैरह चलती रहती है। यहाँ पे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन खत्म होता है, हम आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल है द अर्थमेटिक फॉर तमिलनाडु एज अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। सी रंगराजन साहब ने आर्टिकल को लिखा है, चेयरमैन है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, और जो KR शानमुगम है वो डायरेक्टर है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। रंगराजन साहब पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगर तमिलनाडु को 2030-31 तक $1 ट्रिलियन की GDP बनानी है तो एनुअल ग्रोथ रेट तमिलनाडु का होना चाहिए 18.2% का, ठीक है ना। ओके, और अगर यही चीज $1 ट्रिलियन 2033-34 तक पहुंचाना है तो रियल एनुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए 9%, और 5% का इन्फ्लेशन जोड़ दो तो 14%। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी के लिए तमिलनाडु की इकोनॉमी है $310 बिलियन, 0.31 ट्रिलियन। अगर इसको $1 ट्रिलियन जो कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर साहब समझाना चाहते हैं तो दो सिनारियो निकल के आ रहे हैं। और 2030-31 तक अगर आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हो तमिलनाडु की तो आपको एनुअल ग्रोथ रेट करनी पड़ेगी 18.2% की। इसमें से इन्फ्लेशन हटा दो 5% का तो रियल ग्रोथ रेट करनी पड़ेगी 13.2% की। लेकिन रियल ग्रोथ रेट 13.2% की ना के बराबर पॉसिबल है, ना के बराबर पॉसिबल। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ना के बराबर पॉसिबल, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। बैकग्राउंड में आते हैं। 2005-6 से लेके 2011-12 तक तमिलनाडु ने जो रियल ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखाई है वो 10.3% दिखाई है। रियल ग्रोथ है इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को हटा के। जिस समय पे इंडिया की आबादी, इंडिया की इकोनॉमी 8.2% के एवरेज एनुअल रेट से बढ़ रही थी, उस समय पे तमिलनाडु की बढ़ रही थी 10.3% से। वहीं पे अगर आप 2012-13 से 2021-22 का टाइम पीरियड देखोगे तो तमिलनाडु की इकोनॉमी रियल रेट पे बढ़ी है 6.43% पे और ऑल इंडिया बढ़ी है 5.48%। अब इस बीच में अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि अगले 2030-31 तक, अभी से 2022-23 से जो इकोनॉमी है वो प्रति साल 13.2% रियल और 18% एनुअल टोटल पे बढ़े, तो इस चीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सोचो कि 9% रियल और उसमें 5% इन्फ्लेशन जोड़ दो तो 14% एनुअल ग्रोथ रेट भी यहां पे ना के बराबर ही पॉसिबल लग रही है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो ग्रोथ रेट है वो 6-6.5% के लगभग है। लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए हम जब तक अपने टारगेट्स बड़े नहीं बनाएंगे तब तक हम उनको आसपास भी नहीं पहुंचेंगे अचीव करने के लिए। तो टारगेट्स बड़े बनाना बहुत जरूरी है। अब ओवरऑल अगर इस रेट से हम चलें तो 2031 या 33-34 तक जो रुपया है वो $1 में 100 रुपया मिलेगा। मतलब जो इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट है वो 2% पर एनम के रेट पे गिरेगा, ठीक है ना। नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ हमको चाहिए 14%, इन्फ्लेशन 5% हटा दो तो रियल ग्रोथ रेट हो जाएगी 9%। अगर हम 9% की रियल ग्रोथ रेट भी तमिलनाडु की इकोनॉमी में देखते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज होगी।
और अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाती है तमिलनाडु 9% रियल ग्रोथ रेट के साथ, तो आप देखो तो 2033-34 तक 9% की ग्रोथ रेट पे बढ़ के जब $1 ट्रिलियन तमिलनाडु की इकोनॉमी बनेगी, तो वहां पे एक इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम होगी $13,400, और डेवलप्ड कंट्री होने के लिए पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए $13,205। मतलब अगर 2033-34 तक 9% के रियल रोड पे भी ग्रो कर जाता है तमिलनाडु और अपनी पर कैपिटा इनकम $13,400 कर देता है, तो अपने आप में ये ट्रेमेंडस बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और ये पूरे चांसेस हैं कि जो 9% का हम ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल टर्म्स में तमिलनाडु में, हो सकता है 8% ही रह जाए। अगर ये 8% रह गया तो जो 2033-34 में अचीव हो रहा था वो 2034-35 में अचीव होगा। तो पिछले 5-7 सालों का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे एवरेज, तो वो तो केवल 6.5% निकल के आ रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम 8 या 9% भी रियल ग्रोथ रेट अचीव कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अब क्या है, ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी इस प्रकार के आप प्रेडिक्शंस और एस्टिमेशंस करते हो तो आप ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम करते हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब इस कोर्स ऑफ टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे सेक्टर्स उभरते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, पावर सेक्टर में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें अभी पता नहीं है। तो आगे जैसे जैसे पैमाने बदलेंगे वैसे वैसे ये एस्टिमेशंस भी बदलेंगे, जिनको हम अभी की समय पे पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो हमें करनी है, हमें अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना है, मतलब तमिलनाडु को एग्रीकल्चर के फील्ड में लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाना है जो हाईली रिम्यूनरेशन दे सके उनके फार्मर्स को, और हर फील्ड में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, बायोफार्मास्यूटिकल्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब में आगे बढ़ना है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमिलनाडु को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अभी के लिए तमिलनाडु के एक्सपोर्ट्स हैं $26 बिलियन। तमिलनाडु को जब तक वो $1 ट्रिलियन पे पहुंचेगा तब तक अपने एक्सपोर्ट्स करने पड़ेंगे $100 बिलियन। तो आप कह लो कि अगर उसकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की है तो $100 बिलियन के एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी का 10% तो एक्सपोर्ट से कमा रहा है तमिलनाडु। तो इस प्रकार की बातें, प्लस जो इन्वेस्टमेंट रेट है तमिलनाडु के अंदर वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर रियल ग्रोथ रेट 9% मेंटेन करनी है तमिलनाडु को, तो कम से कम 36% ऑफ द ग्रेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए तमिलनाडु के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु के डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट से आए चाहे फॉरेन से आए। तब जाके इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 का निकलेगा, मतलब जितनी जीएसडीपी है उसका 25% आपके पास हो। मतलब आप समझिए 9% ग्रोथ रेट अगर मेंटेन करनी है तमिलनाडु को, तो 36% ऑफ द जीएसडीपी तमिलनाडु के पास इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तब जाके इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 का होगा, तेजी से तमिलनाडु ग्रो करेगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों। ओके, फिर और भी बहुत सी चीज़ें, आप फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, कितना तमिलनाडु की सरकार बोरो कर सकती है, कितना ग्रो कर सकती है, बहुत सारे इसमें आप कह लीजिए पैमाने आ जाएंगे, बहुत सारे पॉलिसी एंगल्स आ जाएंगे, बहुत सारे प्रेडिक्शंस, एस्टिमेशंस, ठीक है ना, कोरोबरेशंस एनालिसिस आ जाएगी। जो छोटी मोटी एनालिसिस बताई है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली। फिर आ जाते हैं बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली। तो टॉपिक के हेडिंग से आप समझ सकते हो कि भाई गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सबको मिलके सस्टेनेबली ओवरऑल क्लाइमेट रेजिलियंस को बिल्डअप करना है। इंडिया ने अपना लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एक्शन प्लान 27th COP शर्म अल शेख में पेश किया। जो डॉक्यूमेंट था उसका टाइटल था लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LTLCDDS। इसमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रखी गई है, नेट जीरो एमिशन स्टेटस की बात की गई है, क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बनाइजेशन की बात की गई है, और बोला गया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अपने ओवरऑल जो भी प्रोमिसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। तो जो 3 pronged अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे अपना रही है, उसमें एडेप्टेशन एंड रिसोर्स एफिशिएंसी इन अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिवनेस एंड क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग एंड म्यूनिसिपल सर्विस डिलीवरी, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। बहुत सारे फ्लैगशिप मिशंस इनिशिएट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसमें एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और रेजिलियंट अर्बन इंडिया बनाने की बात की गई है। LTLCDS और बाकी मिशंस की इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक डाटा ड्रिवन अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना, क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर आना स्पेसिफिक एक्शंस और इंटरवेंशंस के थ्रू, सिटीज़ को इफेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट्स देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये डिसीजन सपोर्ट टूल है UN हैबिटेट का। ये दुनिया भर के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, अर्बन प्रैक्टिशनर्स को मदद करता है किस प्रकार से वो सस्टेनेबल और रेजिलियंट अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, इंडियन सिटीज़ में मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। सिटीज़ समय समय पे इंटरनल सेक्टोरल डाटा को उठाएंगी, उनकी करस्पॉन्डिंग एनालिसिस करेंगी, ओवरऑल स्टैटिक और डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट में आउटपुट को मेजर करेंगी,
अलग अलग वर्टिकल्स में क्या प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस के आधार पे क्या अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कैसे स्टेट पॉलिसीज को उसके बेसिस पे बदला जा सकता है, सिटी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए किया जा सकते हैं, कैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थ्रू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाएगी। फिर यहाँ पे 2 सिटीज़ के एग्जाम्पल दिए गए हैं, भोपाल और जयपुर के। बताया गया कि कैसे भोपाल नाम की सिटी मध्य प्रदेश में जो 19% सिटी की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो अर्बन ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं। भोपाल के अंदर नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया गया। भोपाल के अंदर 43% नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां हैं, जैसे केवल 24% आबादी के पास पब्लिक बाइक डॉकिंग स्टॉप्स हैं। शेयर्ड स्ट्रीट से कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सकता है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल एवेन्यूज़ को अवेलेबल कराया गया है भोपाल के अंदर, हालांकि उतने बड़े स्केल पर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन में भोपाल में क्या किया गया, जयपुर में क्या किया गया, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। वो एग्जाम्पल्स मुझे उतने रेलेवेंट लगे नहीं दोस्तों, इसलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। समझ गए? अगले आर्टिकल पे आते हैं। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा लगा, मतलब नॉलेजफुल लगा। सेंसस इज अ मेयर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। भारत सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने किस तक इंडिया को तोड़ के रख दिया, इंडिया के एथोस को, इंडिया के डेवलपमेंट को, इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन को, सबको तोड़ के रख दिया, और ओवरऑल इंडिया के हेल्थ पैरामीटर्स को। एक स्टडी यहाँ पे कंडक्ट की गई है डाइलन सुलिवन और जेसन हिकल द्वारा। उस पे इन्होंने ये बताया कि 1880 से लेके 1920 के बीच में इन 40 सालों में 10 करोड़ इंडियंस मरे हैं ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी उसकी वजह से 10 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों की मृत्यु हुई। अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी को हटा दे तो 10 करोड़ लोग कम मरते। अब ये किस बेसिस पे उठाया यहाँ पे पुलाप्रे बालाकृष्णन साहब ने, तो 1880 के सेंसस में जो डाटा था और 1920 के सेंसस में जो डाटा था, इसके बेसिस पे उठाया। एक और जो एजम्पशन यहाँ पे लिया है, मतलब डायलन सुलिवन और जेसन हिकल ने, पुलाप्रे बालाकृष्णन साहब ने ऑथर हैं इस आर्टिकल के, और वो कोट कर रहे हैं डायलन सुलिवन और जेसन हिकल की स्टडी को। तो 1880 से 1920 के बीच में डायलन और जेसन का बोलना है कि 10 करोड़ इंडियंस एक्स्ट्रा मरे। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर इन्फ्रेंसेस हैं। इन्फ्रेंसेस क्या है? एक तो 1880 और 1920 के सेंसस को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जो कि उस समय पे ब्रिटिश की कॉलोनियल सरकार ने कंडक्ट कराया था। दूसरा, ओवरऑल मोर्टिलिटी रेट क्या एज्यूम किया गया। देखिए, 10 करोड़ लोग मरे ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से, मतलब 10 करोड़ लोग एक्स्ट्रा मरे। कुछ लोग तो मरते ही हैं नेचुरल कॉजेज की वजह से, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा लोग मरे वो 10 करोड़ थे। ये यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है, मतलब कैलकुलेट किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, एनालाइज कंप्यूट किया जा रहा है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो ऑथर ने ये इज्यूम किया है कि जो अंग्रेजों, मतलब इंग्लैंड में जो मोर्टिलिटी रेट था वही इंडिया में मोर्टिलिटी रेट रहता अगर कॉलोनियल रूल ना रहता। तो अगर कॉलोनियल रूल ना रहता तो जो इंग्लैंड में मोर्टिलिटी रेट था वही इंडिया में मोर्टिलिटी रेट होता। देखिए, ये एजम्पशन बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय पे इंग्लैंड उतना डेवलप नहीं हुआ था। उसका डेवलपमेंट, उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसी समय के लगभग में शुरू हुआ था, थोड़ा पहले शुरू हुआ था। तो मोर्टिलिटी रेट इंग्लैंड का इंडिया का सेम रहता। तो उस हिसाब से देखो तो ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से इंडिया के अंदर 10 करोड़ लोगों की एक्स्ट्रा मौत हुई है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए गए। एक तरीके में 50 मिलियन एक्स्ट्रा मौतें नजर आ रही है, एक में 160 मिलियन एक्स्ट्रा मौतें नजर आ रही हैं। तो ऑन एन एवरेज देख लिया 10 से 11 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। किसकी वजह से? ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से। और अगर आप इसको बाकी कंट्री से कंपेयर करोगे, सोवियत यूनियन में जो फेमिन आया, माओस चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, पोलपोट कंबोडिया में, मंगोस्ट इथियोपिया में जो भी फेमिन्स आए थे, उन फेमिन्स में भी इतनी मृत्यु उन कंट्रीज में नहीं हुई जितनी कॉलोनियल रूल की वजह से हुई। अगर आप देखो 1947 में हम आज़ाद हुए ना, 1950 के बाद से आज तक इंडिया में कोई फेमिन देखने को नहीं मिला है, भले कितना भी पॉपुलेशन बढ़ाओ। तो इससे पता चलता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से फेमिन आए थे, और इस फेमिन ने पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी। इस हद तक नुकसान पहुंचा था इंडिया की इकोनॉमी को। और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में अभी भी कमी है। 1880 से लेकर 1920 तक का ये डॉक्यूमेंटेशन है। रीजन ये है कि इंडिया में जो आखिरी सेंसस कंडक्ट हुआ था वो 1931 में कंडक्ट हुआ था, उसके बाद का डाटा है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 1943 में भी सबसे खतरनाक फेमिन आया था इंडिया का, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मरे थे उस समय पे। तो वो फेमिन के रिजल्ट्स तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड ही नहीं, तो नंबर और बढ़ जाएगा। तो किस प्रकार से, देखिए ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ना, ये कोट कर रहा है डायलन सुलिवन और जेसन हिकल की स्टडी का। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस स्टडी के हिसाब से ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1880 से लेकर 1920 के बीच में 10 करोड़ एक्स्ट्रा मौतें हुई हैं ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से। और ओवरऑल ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से सिस्टमैटिकली इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने इंडिया का डिसेंट्रलाइजेशन किया, ड्रेन किया वेल्थ का, फूड सिक्योरिटी वर्सन हो गई, कॉमर्शियल क्रॉप्स उगा के जो सस्टेनेबल हमारी फूड क्रॉप्स का उगाने वाला प्रोसीजर था उसको तोड़ा, ज़मीन को ख़राब किया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसी किस हद तक इंडिया के, आप कह लो,
डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसको यहाँ पे एक प्रकार से दिखाया जा रहा है। और सेंसस की इंपॉर्टेंस को भी पोर्ट्रे किया जा रहा है। 1880 और 1920 में जो सेंसस हुए थे वो बहुत सारे पैरामीटर्स में इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते थे, बट इतनी तो कर ही देते थे कि इंडिया की आबादी कितनी है, कितनी एज ग्रुप में, कहाँ कितनी एम्प्लॉयड है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हुई हैं। अब कभी कभी ओवरऑल अगर आप देखो तो इस प्रकार के फिगर्स को जो नेशनलिस्टिक सरकारें हैं वो गलत प्रकार से इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब ओवरऑल सेंसस के इन फिगर से सरकार दिखा सकती है हमने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा नहीं काम किया। इस सेंसस से आज की डेट में एक बुरी खबर भी देखने को मिलती है कि जो सेक्स रेशियो है हमारी कंट्री का वो बहुत गंदा बिगड़ा है। इनफैक्ट अगर आप देखो 1951 में जो हमारा सेक्स रेशियो था उससे गंदा सेक्स रेशियो में 2011 में देखने को मिलता है। तो भले हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, भले ही हम फ्री सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सेंसस हमको ये भी पॉइंट आउट करता है कि अभी भी सारी चीज़ें सही नहीं है, कुछ चीज़ों में अभी भी गड़बड़ है। फिर भाई अगला आर्टिकल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से लेके, तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन साहब चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपको पता है। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस को 10 साल के गैप के बाद जीता डीएमके ने। अब एमके स्टालिन साहब के जो बेटे हैं उदयानिधि स्टालिन, ये पार्टी के यूथ विंग लीडर थे। सब ये इंतजार कर रहे थे कि ये कब कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आज की डेट में क्रिटिसाइज किया जाता है कि बाप अपने ही भाई भतीजावाद, मतलब अपने ही बच्चों को इंपॉर्टेंट सीट दे रहा है, अपनी फैमिली के अंदर सीट वगैरह बांट रहा है, तो पॉलिटिकल आप कह लो फायदे दिए जा रहे हैं। अब इस रिस्पेक्ट में बस ये एक मैटर ऑफ टाइम था कि कब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन यहाँ पे कैबिनेट के अंदर आएंगे, और ये कैबिनेट के अंदर आ चुके हैं। इनको यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिटी इनोवेशन वाला जो कैबिनेट है, जो पोर्टफोलियो है, वो दिया गया है। अगर आप देखो तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में मिस्टर उदयनिधि स्टालिन बहुत तेजी से ऊपर बढ़े। ऑब्वियस सी बात है, इनके फादर चीफ मिनिस्टर है, तो ये तो देखो ऊपर बढ़ेंगे। उदयनिधि जितनी तेजी से ऊपर बढ़े हैं ना, खुद चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन इतनी तेजी से ऊपर नहीं बढ़े थे। एमके स्टालिन को 50 साल तक इस्तेमाल करना पड़ता था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए, या एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए। करुणानिधि जी ने बहुत लंबे समय तक कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का उनका इल्जाम न लगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं दिया एमके स्टालिन को। जितनी परेशानी करुणानिधि को अपने समय पे ऊपर उठने में हुई थी और एमके स्टालिन को हुई, वो भले करुणानिधि से कम हुई बट उनको भी हुई, इतनी आज की डेट में उदयनिधि स्टालिन को नहीं हो रही है। उसकी 2-3 वजह है। रीजन बीइंग कि इस समय पे तमिलनाडु में जो अपोजिशन है वो कमजोर है। इस समय पे कोई बहुत बड़ा अपोजिशन तमिलनाडु में, जैसे करुणानिधि के समय पे एमजी रामचंद्रन साहब थे। अभी जयललिता जी की मृत्यु हो गई कुछ साल पहले, नहीं तो जयललिता जी भी बहुत बड़ा नाम थी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एआईएडीएमके। अब एआईएडीएमके के पास कोई बहुत बड़ा लीडर बचा नहीं है, ना ही पनीर सेल्वम है और ना ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एदापद्दी के पलानीस्वामी। अब एदापद्दी के पलानीस्वामी थोड़ा बहुत इल्ज़ाम लगा भी सकते हैं, पनीर सेल्वम तो बिल्कुल नहीं इल्ज़ाम लगा सकते, चूंकि उनका खुद का बेटा पी रविंद्रनाथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब बीजेपी कुछ हद तक इस मैटर को कैपिटलाइज करेगा, लेकिन देखिए ज़्यादा नुकसान होने वाला है नहीं एमके स्टालिन साहब को। एमके स्टालिन साहब ने अपने बेटे को कैबिनेट की कुर्सी दे दी। इस बात को लेके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का उनके ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर लगाया जा सकता है, लेकिन इससे ओवरऑल इलेक्टोरल जो आप कह लो गेंस हैं डीएमके के, वो कम होंगे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। फिर स्टालिन साहब ने अपने फैमिली मेंबर्स में भी बहुत सारी जगहों पे लेजिस्लेचर, रीजनल पार्टीज में लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये सब बातें भी यहाँ पे बोली गई हैं। तो उदयनिधि जी का एलिगेशन इनएविटेबल था। चाहे आप गांधी फैमिली की बात कर लो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की बात कर लीजिए, बहुत सारे आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बीजेपी के अंदर भी एग्जाम्पल्स है, जैसे अमित शाह जी का बेटे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे पॉलिटिक्स में नहीं है, वो किसी और बॉडी में हेड बनाए गए हैं, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इफेक्ट तो यहाँ पे आता ही है। तो इंडिया के अंदर ओवरऑल पॉलिटिकल एरेना में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आज भी बहुत मैटर करती है। मिस्टर उदयनिधि और उनके फादर एमके स्टालिन साहब को पता है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, इसलिए वो ग्राउंड लेवल पे परफॉर्मेंस के थ्रू उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर उदयनिधि जी बहुत पहले से ही ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, पॉलिटिकल पावर सेंटर बनाया है, नो डाउट मेहनती हैं, लोगों के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, पैंडेमिक के समय पे लोगों तक एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाना, ये सब काम कहीं ना कहीं उदयनिधि ने किया है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जगह है आज की डेट में, लोगों के लिए पूरा क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से इंसान ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ एसोसिएट करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे। जैसे राहुल गांधी जी की बात करिए, अब राहुल गांधी जी को लाख क्रिटिसाइज किया जाता है, बट पद यात्रा में निकल के उनको लोगों की परेशानियां सुनी है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उनको तारीफ भी मिल रही है। फिर इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, ट्रांसग्रेशन हुआ है चाइनीज मिनिस्ट्री का ताइवान सेक्टर में। इससे पता चलता है कि इंडिया के सामने जो चैलेंज है चाइना का, वो कितना बड़ा चैलेंज है। फिर अभी पार्लियामेंट में बवाल हो गया, अपोजिशन बातचीत नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि सरकार लोगों को कुछ बातें नहीं बता रही है, ठीक है ना।
अपोजिशन को बातें नहीं बता रही है, चुपचाप से चीज़ें कर रही है। तो ऑथर यहाँ पे यही बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी से काम करने की ज़रूरत है, अपोजिशन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हो रहा है। 2020 में गलवान वैली में जब 20 सोल्जर्स की जान गई थी, उस समय पे भी एग्जैक्टली क्या हुआ ये हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से पब्लिक को और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके चलिए, तब बात बनेगी। इस तरीके की कुछ बातें कही जा रही है। फिर सोलर पावर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोलर पावर के ऊपर बहुत बैक किया जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम अपनी आधी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करेंगे, ठीक है ना। और शॉर्टर टर्म में 60% रेन्यूएबल एनर्जी जो भी टोटल आ रही होगी वो सोलर पावर से आ रही होगी। अब 2014 में सेंटर ने अनाउंस की थी सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की पॉलिसी। शुरुआत में ये था कि 25 सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे 2019 तक 20,000 मेगावाट के। बाद में 2017 में बोला कि नहीं भाई 61 पार्क्स बनाए जाएंगे 40,000 मेगावाट के। बट एज ऑफ 2022 केवल 10,000 मेगावाट के सोलर पार्क्स इंस्टॉल हुए हैं, कमीशन हुए। उसका रीज़न क्या है? रीज़न केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि भाई लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज है। राजस्थान और गुजरात में जो सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं उनके ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टकरा के मर जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, फाइनेंसिंग के रिस्पेक्ट से प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। नो डाउट इंडिया ने अपने कमिटमेंट्स हाई रखे हैं। 2022 तक इंडिया को 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी थी, जिसमें 100 गीगावाट सोलर पावर होगा। लेकिन अभी तक हम केवल 61 गीगावाट सोलर पावर इंस्टॉल कर पाए हैं। तो हम एक कह लो पोटेंशियल, एक एग्रेसिव पॉलिसी स्टांस लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। नो डाउट ये बोला गया है कि सोलर पावर में हमने ग्रिड पैरिटी अचीव की। ग्रिड पैरिटी मतलब सोलर पावर भी उतने रुपए की बिकेगी जितने कोल से पैदा की हुई पावर बिक रही है। लेकिन हम उसमें ये चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बहुत सारी सब्सिडीज़ दी गई हैं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार के द्वारा। उन सब्सिडीज़ को हटाने के बाद रेन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म में, ये सारे पैरामीटर्स, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। तब जाके लॉन्ग टर्म में हम ये रेन्यूएबल एनर्जी को सस्टेनेबल तौर पे सोलर पावर, विंड पावर को यूटिलाइज कर पाएंगे, ग्रिड से जोड़ पाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय।